हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, तो चल रही है तैयारी PYQs बेस्ड। आइए आज हम लोग कुछ देख लेते हैं। क्या देख लें, जस्ट अ सेकेंड गाइस। क्या देखें। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रिलेटेड टू, क्या कह सकते हो आप, हाँ, साइंस वगैरह से, बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, यू नो अबाउट MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक, इसके पीछे का बेसिक क्या है, व्हाट इज द बेसिक्स बिहाइंड इट। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, DNA जो होता है, DNA उसका दो सोर्स है। उसका दो सोर्स है। एक तो वो आपको न्यूक्लियस से मिलता है, न्यूक्लियर DNA। दूसरा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। ठीक है, न्यूक्लियर DNA एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA, यही दो सोर्स है। तो न्यूक्लियर DNA जो है, ये फादर से भी मिलता है और मदर से भी मिलता है। वी गेट्स न्यूक्लियर DNA फ्रॉम बोथ ऑफ आवर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, ये केवल मदर से वी विल गेट। ठीक है, अपन को केवल मदर से मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है, पहले तो आपको यही समझना था। अगर आप ये समझ गए हो तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है कि एक फादर है, एक मदर है। मदर का क्या होता है, एग, फादर का स्पर्म। तो अगर इस एग में यू नो दैट कि न्यूक्लियर DNA है प्लस माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी यहाँ से आएगा ऑफ स्प्रिंग में। तो अगर इसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA में अगर किसी तरीके का कोई डिफेक्ट है, ठीक है, सो व्हाट डू वी वांट टू डू, हम लोग चाहेंगे कि इसको रिप्लेस कर दें एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसीलिए उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। समझ में आ गया। तो क्या करते हैं हम लोग, एक समझो कि कोई और मदर है, लेट्स, अगर ये मदर M है, ये M' है। ठीक है, तो इसके पास भी तो होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके गुड माइटोकॉन्ड्रिया को इधर रख देते हैं। ठीक है, अब रिप्लेस करने के एक आध तरीके हैं, देयर आर वेरियस वेज। ठीक है, तो आप देखो, ये दो पेरेंट, एक पेरेंट, ये तो तीन पेरेंट इन्वॉल्व हो गया ना। तो इस तरीके के बेबी को हम लोग 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। सी, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ ऑल दिस एंड देयर इज नो नीड टू गो इनटू इट। कोई ज़रूरी नहीं कि इसके टेक्निकलिटीज़ में जाए, एकदम प्रोसेस आपको बताएं, समझाएं। नहीं, वो आपके समझने के लिए कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, नहीं अपने भी किसी काम का। आप ये सब चीज़ लिंक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दिमाग में रख पा रहे हो, दैट इज़ इनफ। समझ रहे हो ना। अब उतना मतलब कि साइंस, बायोलॉजी, तब फिर
बायो साइंटिस्ट बनना होता, फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो 3 पेरेंट बेबी इस प्रोसेस से होता है। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया उठा के इसमें रख रहे हैं हम लोग, तो अलग अलग प्रोसेस है उसका। जैसे कि एक है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं, या फिर स्पिंडल ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। तो ये सब जो भी कुछ होता है किस लिए होता है ये सब? टू प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। अगर ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में किसी तरीके का कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ ना हो जाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी का यूज़ करते हैं। क्या क्या तरीका है? एक प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, तो कोई प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र बोले तो आपको यही समझना है माइटोकॉन्ड्रिया वाला कॉन्सेप्ट। कोई स्पिंडल ट्रांसफ़र बोले तो आपको यही समझना, यही लॉजिक लगाना है। अब कैसे क्या होता है वो सब उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कल ही बताए थे ना कि फल छील कर उतार कर खाने का टाइम गया, अब केवल जूस लो, जूस पियो, यही जूस है उसका। अब बात बराबर ही रहता है भाई, फल खाओ, हाँ फाइबर का अंतर हो जाता है, लेकिन फाइबर को पचाने में टाइम लगता है ना, फाइबर को डाइजेस्ट करने में। तो अब डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है ना, अभी जूस पियो ना, जितना डाइजेस्ट इंस्टेंटली हो जाए। समझ रहे हो ना, वही एनालॉजी है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, स्पिंडल ट्रांसफ़र। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ध्यान रखो कि हम लोगों को पता है जैसे एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है ना। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होता है। ये तुम्हारे को रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है ये? एग्जाम्पल ऑफ रेट्रो वायरस, HIV वायरस which causes AIDS. So this virus is an example of retrovirus. ये रेट्रोवायरस, रेट्रो वर्ड देख के ही दिमाग में आ जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड होता है ना, एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ठीक है, रेट्रोवायरस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, रेट्रोवायरस। ध्यान रहेगा, रेट्रोवायरस HIV एक इसका एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंडेड ये है। एक एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस है। कभी कभी इससे कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, कॉमन कोल्ड वगैरह भी हो जाता है। और ये तुम्हारे को डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड, ए वाला डबल स्ट्रैंडेड, रेट्रोवायरस सिंगल स्ट्रैंडेड। एग्जांपल दिस एड्स वाला। ठीक है, और क्या हम लोग देख लें? एक चीज और देख लो, एक GM मस्टर्ड, एक BT ब्रिंजल, दोनों तुम्हारे को क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। तो GM मस्टर्ड का लाने का मकसद क्या था? एम क्या था इसके पीछे? किन वजहों से ये लाया गया? और BT ब्रिंजल किन वजहों से लाया गया? व्हाट आर द रीज़न? एम क्या था, ऑब्जेक्टिव? इसका तो कारण था कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था, पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था। ब्रिंजल को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए BT ब्रिंजल लाया गया। GM मस्टर्ड क्यों लाया गया? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रोडक्शन के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रोडक्शन के लिए।
जो मस्टर्ड सीड्स है हाई यील्डिंग वेराइटी वाला हो सीड्स, ठीक है। तो इसीलिए लाया गया जीएम मस्टर्ड। पर्पस इसका ये है, इसका पर्पस ये है। मान के चलो इसका पर्पस इसमें डाल दे, इसका पर्पस इसमें डाल दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि जीएम मस्टर्ड तुम्हारे को पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए डेवलप किया गया जीएम मस्टर्ड, तो गलत है। जीएम मस्टर्ड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रोडक्शन के लिए डेवलप किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया, और बीटी ब्रिंजल तुमको पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए किया गया, ठीक है। तो कौन सा काम किस लिए हो रहा है ये भी दिमाग में रखना है भाई। बीटी ब्रिंजल पेस्ट के लिए, जीएम मस्टर्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए। अच्छा ये सब तुमको पता होगा ना, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वही डीएनए होता है। डीएनए के इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये सब प्रोसेस परे हो गए, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वगैरह इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एमआरएनए को तुम लोग रिलेट जब भी पढ़े होगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो वहाँ पे एमआरएनए को जरूर पढ़े होगे। तो अगर तुमसे पूछे कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, ट्रांसक्रिप्टोम ऑलरेडी बिन आस्क्ड, पूछा गया है जैसे ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, तो हम लोग यहीं पे पढ़े थे ना, याद करो ना। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में पढ़े थे ना, तो यहाँ से तुम इजीली रिलेट कर सकते हो कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या है। इट्स ए फुल रेंज ऑफ एमआरएनए, फुल रेंज ऑफ एमआरएनए। ये मैसेंजर आरएनए का टोटल ग्रुप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पर रहते हम लोग, याद है ना, वही बात है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में। अब देखो, अगर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़े हो तो एक बार जाकर अपने नोट्स में देख लो, तुमको आसानी से पता चल जाएगा क्या क्या है। और अगर दिमाग में है, आइडिया है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। बस एग्जैक्टली याद नहीं भी है तो काम चल जाएगा। ऑप्शन आएगा तो आप दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद भी आ जाएगा, अच्छा ये था, क्योंकि आपने उसको समझ के पढ़ा है। और क्या देख लें। अच्छा, जैसे ये सब कुछ टर्म है, जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बार कोडिंग, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बार कोडिंग, जेनेटिक बार कोडिंग, ठीक है। डीएनए बार कोडिंग, जेनेटिक बार कोडिंग, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इस सबसे तुम क्या समझ सकते हो बताओ। क्या समझ सकते हो इस सबसे? इससे वी कैन अंडरस्टैंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से कि स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, I1 I2 I3, उसके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का के थ्रू आप उसको समझ सकते हो। तो स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर देयर आर वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से, वन अनदर से अलग अलग होते हैं। तो वो उस डिफरेंस को देखने के लिए आप लोग माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के थ्रू स्टडी कर सकते हो। और काइंड ऑफ आप, अगर आप इसको स्टडी करोगे
तो आप ये नहीं कह सकते हो क्या आपने इवोल्यूशन का स्टडी किया। आखिर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से नहीं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग अलग है। एक स्पीसीज में बहुत सारा स्पीसीज वेरिएशन को आप स्टडी कर रहे हो, इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। उसी तरीके से जो डीएनए बार कोडिंग है, जेनेटिक बार कोडिंग है, एक स्पीसीज S1 और दूसरा स्पीसीज S2, ये दोनों में क्या वेरिएशन है, तो आप इसको इसमें पढ़ते हो। ठीक है, विद इन स्पीसीज वेरिएशन को स्टडी करते हो, इवोल्यूशन को स्टडी करते हो, तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, समझ गए, विद इन स्पीसीज। बिटवीन स्पीसीज अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज S1 S2 में क्या डिफरेंस है डीएनए लेवल पर, जीन्स लेवल पर, तो उसको स्टडी करते हो, तो उसको डीएनए बारकोडिंग, जेनेटिक बारकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि दो स्पीसीज सेम जैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दैट लुक अलाइक, बट उसके बीच डिस्टिंग्विश करना है दो स्पीसीज, तो वी कैन यूज़ डीएनए बारकोडिंग, जेनेटिक बारकोडिंग। अगर किसी प्रोसेस फूड या किसी भी चीज़ में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, उसका डीएनए वगैरह है कि नहीं, तो आप इसको जेनेटिक बारकोडिंग, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर एज वगैरह पता करना, तो एज वगैरह आप इससे नहीं पता कर सकते। एज के लिए कार्बन डेटिंग है, एज वगैरह एसेस करने के लिए, एज कितना है इस प्लांट का, उसके लिए कार्बन डेटिंग है ना, याद है ना, कार्बन डेटिंग। तो इससे इसका इस्तेमाल नहीं होता है एज़ पर यूपीएससी, इतना समझ लो। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे उतना स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूपीएससी का कहना नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, बस। और वैसे भी उसको रिलेट कर लो ना, कार्बन डेटिंग से रिलेट कर लो। जैक ऑफ ऑल, यार जैक बनना, साइंटिस्ट नहीं ना बनना है पूरा उसके पीछे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हल्का फुल्का रिलेट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना रहता है ना, बहुत कुछ, तो ऐसे ही दिमाग में रख सकते हैं। और कैसे रखोगे बताओ। तो चलिए चलिए चलिए, कल मिलते हैं हम लोग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।